अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्कॉर्पियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी आज हम बात करेंगे ENG 201 के लेक्चर नंबर 7 पे, जिसका टॉपिक है एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस एंड कोहेरेंस। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकें। तो जी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आउटलाइंस हैं, हमने पढ़ना क्या है। तो इसमें है एक्यूरेसी है, क्लैरिटी है, उसके बाद कंसाइजनेस है और कोहेरेंस है। ठीक है, फिर लास्ट पे उन्होंने दिया हुआ है पैराग्राफ डेवलपमेंट और उसकी कुछ स्ट्रेटजीज दी हुई हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले यहाँ मैं ना आपको कुछ बताना चाह रही हूँ इस लेसन के बारे में। ये लेसन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप जितना इसको कह लो इम्पोर्टेंट ये कम होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो लेक्चर है, आपके चाहे तो रूटीन वाइज क्विज हो रहे हो, ठीक है, जो जस्ट लाइक ड्यूरिंग आपकी एक्टिविटीज, नॉर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्विज आते हैं, वो हो रहे हों, या फिर इसके अलावा आपकी अगर मिड टर्म है देन भी, अगर आपके फाइनल टर्म है फिर भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। वो कैसे इंपॉर्टेंट है कि जब फाइनल टर्म बाज़ औक़ात होती है तो कई दफ़ा तो वो पीछे वाला जो होता है सिलेबस वो इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि आपका जो पीछे वाला लेक्चर, पीछे वाला वो सिलेबस होता है ना, मतलब मिड वाला, उसमें से 20% वो इन्वॉल्व करते हैं फाइनल टर्म में। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो अभी पता चल गया। ठीक है ना जी। तो अगर वो 20% मतलब इस तरह से, अगर आपके फाइनल टर्म, आपको ये क्लियर कर रही हूँ कि फाइनल टर्म में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अगर फाइनल टर्म में वो आपको कहती हैं कि आपका 20% जो है मिड वाला होगा और बाकी आपका जो है 80 वो फाइनल वाला होगा, तो उस 20% में ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो है ना इसकी जितना इसको इम्पोर्टेंट कहूँगी ना, मेरे ख्याल से उतना कम है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा फिर आपके जब मिड टर्म होंगे तो मिड में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा रूटीन क्विज है तो उसमें भी ये इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जी इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस जानने के बाद हमें चाहिए कि अब इसको स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये है भी लेंथी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, एमसीक्यूज़, और है भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसको करते हैं जी। तो एक्यूरेसी है सबसे पहले, उसमें आ जाते हैं हमारे पास एक्यूरेसी कितनी टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 2 मार्क्स का बन सकता है। ठीक है ना। तो एक्यूरेसी कितनी टाइप की होती है? डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी होती है, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी होती है और टेक्निकल एक्यूरेसी होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या क्या आ जाता है? स्ट्रक्चरल क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्टेक्सुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद है कंसाइजनेस, इसकी फर्दर टाइप्स नहीं है। कोहेरेंस, इसकी भी फर्दर टाइप्स नहीं है, लेकिन इसकी फर्दर जो है ये आ जाता है कि हमने पैराग्राफ को किस तरह से डेवलप करना होता है, क्योंकि ये जो ऊपर जितनी भी एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कोहेरेंस है, ये सारी किस पे अप्लाई होंगी? जाहिर है कोई पैराग्राफ होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, उसका पैराग्राफ होगा, सेंटेंसेस होगी, उन्हीं पे ये अप्लाई होती है ना ये चीज। तो इसलिए फिर उन्होंने नेक्स्ट हमें ये बताया हुआ है कि आपने अपने पैराग्राफ को डिवेल्प किस तरह से करना है, और कुछ उन्होंने स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं कोहेरेंस की। ठीक है ना, आपने अपने पैराग्राफ को कोहेरेंट किस तरह से बनाना है, तो उसमें वो उन्होंने चीजें दी हुई हैं। मतलब कि कोहेरेंस का मतलब होता है कि आपने एक चीज को दूसरे के साथ ना रिलेट करना। ठीक है, वो जो क्या है उसे उर्दू में कहते हैं अहम आहंगी। ठीक है, हम आहंगी मतलब एक दूसरे से ना एक दूसरे के साथ रिलेट करना होता है। ठीक है, तो इसमें जो फर्दर इसकी टाइप्स हैं वो है एग्जाम्पलिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद है एनालिसिस, उसके बाद कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, डेफिनेशन, इनोमरेशन और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये इसमें आ जाती हैं। अब ये आपको आपको मतलब फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए ये चीजें। ओके हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब जो एक इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये हमारा कोर्स जो है वो बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन है, तो एक टेक्निकल कम्युनिकेशन में मतलब एक इफेक्टिव जो अगले बंदे पे असर करने वाली हो कम्युनिकेशन, उसमें कौन कौन सी चीजें होना जरूरी होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आपने बहुत अच्छे से जो है ना अपने माइंड में बिठा लेना है। तो सबसे पहले है जी, अ गुड टेक्निकल कम्युनिकेशन इज एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, अब इनको हम फर्दर देखते हैं। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है किसी भी ये एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपने इनको देखना है। एक तो ऊपर है वो उन्होंने दिया हुआ है कि हमने बताया हुआ है, एक प्रोस प्रोस दिया हुआ है और उसमें एग्जांपल दी हुई है, और उसमें बताया हुआ है कि भाई कैसे कोई चीज़ जो है ना ये हो सकती है, कोहेरेंट हो सकती है, एक्यूरेट कैसी हो सकती है, उसका स्टाइल कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग खुद इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, माइट बी पॉसिबल ये एग्जांपल भी आपको दे दें और फिर कहें कि इसको
जो है ना आप अच्छे तरीके से वो करें, मैनेज करें या इसको एक्यूरेट करें, तो आप इसको ज़ाहिर है अब इसमें समझने वाली या समझाने वाली कंसेप्चुअल कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये इसमें कौन-कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना? बाकी जो कंसेप्ट वाइज़ चीज़ें हैं वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। ओके हो गया जी? थोड़ा-सा आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने अब पता है क्या चीज़ है, उसमें एक में उसने ना देखिए एग्ज़ाम्पल ये दी हुई है ना ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो ये इस एग्ज़ाम्पल को लेके एक दफ़ा उसने इसको एक्यूरेट टाइप में कन्वर्ट किया हुआ है, फिर उसने कंसाइज़नेस बताया हुआ है, फिर उसने एप्रोप्रिएट दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा से इसको पढ़ लेना है, ठीक है? पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके अलावा अगर थोड़ा-सा ओवरव्यू भी ले लेंगे ना तो वो भी ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी फाइनल जो चीज़ है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो ये है व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? ये होती क्या है और ये यूज़ क्यों होती है? ठीक है, तो एक्यूरेसी की डेफिनिशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब ये पूरा का पूरा लेक्चर इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार-बार इसको नहीं दोहराऊँगी। एक दफ़ा मैं बता रही हूँ आपको ये इम्पोर्टेंट है, अब हम इसको इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। कल्टिवेट एक्यूरेसी इन योर राइटिंग, ठीक है? Accuracy, which is the careful conforming to truth or fact, has three main aspects. देखिए जी, accuracy क्या होती है? जिसमें सही चीज बता रही हूँ आप, जो चीज सही है, वाकई में है, हकीकतन वो आपने बतानी होती है, और उसके तीन एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं कि किस किस पहलू में हम एक्यूरेसी को यूज करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, ठीक है, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी, उसके बाद है टेक्निकल एक्यूरेसी। ये तीनों टाइप्स होती हैं एक्यूरेसी की। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है? तो ये आपने बतानी है कि ये 3 टाइप होती हैं और उसके साथ मैंने बता दिया कि होती क्या है, विच इज़ द केयरफुल कंफर्मिंग, ठीक है ना? जिसमें ये चीज़ के इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि आपने जो दिया है अपना कंटेंट, जो आपने पैराग्राफ, सेंटेंसेस या कुछ भी जो अपना पूरा डॉक्यूमेंट बनाया आया, वो ट्रुथ है और वो वाक़ई में ऐसा है, ठीक है? फैक्ट्स फैक्ट्स होने चाहिए उसमें, ओके हो गया जी? उसके बाद आ जाते हैं हम व्हाट इज डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अब डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी क्या होती है, अब हमने ये देखनी है, ठीक है ना? तो डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी रेफर्स टू द प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक इन एप्रोप्रिएट डिटेल्स, ठीक है? आपने अपना जो टॉपिक लिखना है ना डॉक्यूमेंट में, उसको जो आपका टॉपिक है ना उसके रिलेटेड हर एक उसका एस्पेक्ट जो है ना इसमें आपने कवर करना है, ठीक है? और एक अप्रोप्रिएट मैनर में, ठीक हो गया जी? ऑफन एन एक्यूरेट डॉक्यूमेंट नीड्स टू फोकस क्लियरली ऑन द प्रॉब्लम, और इसका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपका जो टॉपिक था, जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप बात कर रहे थे, उस पे ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस हो, ठीक हो गया जी? आप ये इतना कर लेंगे तो इनफ है। फिर भी अगर ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसको भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ओके हो गया जी? उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अब स्टाइलिस्टिक क्या होती है एक्यूरेसी, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी कंसर्न्स द केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग, मतलब कि आपने एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है ना? अपने जो जितने भी आपने प्रॉब्लम है उसको स्टेट करने के लिए अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है? अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, एक स्ट्रक्चर सेंटेंस यूज करने हैं, ठीक हो गया जी? ये सारी चीज इसी पैराग्राफ में बताई हुई है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी उन्होंने बताया हुआ, तो आप इसको खुद भी एक दफा पढ़ लीजिएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं जी व्हाट इज टेक्निकल एक्यूरेसी। अब टेक्निकली एक्यूरेसी क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। टेक्निकल एक्यूरेसी रिक्वायर्स स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी, यानी ये जो होती है इसका लिंक होता है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी से, ठीक है ना? लेकिन ये सोलली बेस्ड, मतलब पूरी की पूरी उस पर बेस नहीं कर रही होती कि बिल्कुल ही वो हो जाती है। तो वो कहते हैं कि टेक्निकल एक्यूरेसी रिक्वायर्स स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी बट इज नॉट बेस्ड ऑन solely on it. The effective document in science and technology must be grounded in a technically accurate understanding and representation of the सब्जेक्ट। टेक्निकली आपका जो अपना डॉक्यूमेंट है ना वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक हो गया? मतलब कि अगले बंदे की समझ में आना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे कुछ चीजें हैं नोट करने वाली, तो वो मैंने हाईलाइट कर दी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कंसेप्चुअल मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इज वोकैबुलरी। आपको पता होना चाहिए अपने सारे जो राइटर्स है ना उसकी एक्यूरेसी इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसको एक तो इसमें मास्टरी हो कंसेप्चुअल में, अपने सब्जेक्ट में जो जिसमें वो रखता है अबूर हासिल अबूर रखता है, उसमें उसको कंसेप्चुअली भी जो है ना वो होनी चाहिए, ग्रैप्स होनी चाहिए, ठीक है? और वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, यही चीज है इसमें, ओके हो गया जी? उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज क्लैरिटी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अब क्लैरिटी क्या होती है? स्ट्राइव फॉर क्लैरिटी इन योर राइटिंग। क्लैरिटी विच रेफर्स टू ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अ स्पेशल प्रॉब्लम इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल राइटिंग।
टेक्निकल राइटिंग और प्रोफेशनल राइटिंग में जो क्लैरिटी होती है वो ये होती है कि आपने चीज़ों को ऐसे बयान करना है कि वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये सिंप्लिसिटी है क्लैरिटी की। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वो भी आपने देख लेना है। उसके बाद है यू कैन इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ योर मटेरियल बाय सिक्योरिंग द फॉलोइंग। 3 चीज़ों को आप सिक्योर करके मतलब उनकी क्लैरिटी अच्छी कर सकते हैं। अच्छी करके आप अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है एक इफेक्टिव वे में पेश कर सकते हैं। ओके, तो वो हम देखते हैं जो स्ट्रक्चरल क्लैरिटी है और स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी, कंटेक्चुअल क्लैरिटी, ये 3 चीजें हैं। तो स्ट्रक्चरल जो क्लैरिटी है उसमें क्या है, एट द लेवल ऑफ द होल डॉक्यूमेंट यू कैन प्रोमोट स्ट्रक्चरल क्लैरिटी थस मेकिंग इट इजी फॉर द रीडर टू गेट द लार्ज पिक्चर। अब स्ट्रक्चरल क्लैरिटी का क्या मतलब होता है कि आपने बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, आपने उसको इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में लिखना है कि उसकी एक अच्छी सी पिक्चर जो है ना, मतलब रीडर के सामने एक ऐसा मतलब जस्ट लाइक मनाजर मंजर आ जाए कि उसको सारी चीज की आसानी से समझ आ जाए, ठीक है ना। क्लैरिटी का ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि वो चीज जो आपको आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक हो गया जी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अब स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी पे आ जाते हैं, तो वो कहता है प्रमोट करता है, प्रमोटेड बाय सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। बिल्कुल सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें। देखें जी, क्लैरिटी को सबसे पहले आपको ना, अगर क्लैरिटी की समझ है ना तो आपको स्टाइलिस्टिक, स्ट्रक्चरल, कंटेक्चुअल सबकी समझ आ जाएगी, ठीक है। इनमें एक एक दो दो वर्ड की डिफरेंस होगा, ठीक है ना, तो बाकी सारी चीजें वही होती हैं। यहाँ पे भी देखें, आपने ऊपर देखा है, उसने कहा है कि ऐसी क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज को आसान, बहुत ही आसान तरीके से आपने समझाना है, ठीक है। अब स्टाइलिस्टिक में क्या होता है कि वर्डिंग सिंपल होनी चाहिए। ओके हो गया जी। उसके बाद है नीचे के कंटेक्चुअल में क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंस और अथराइजेशन, इम्प्लीकेशन, अपने वर्क के जो भी रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कोई कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो वो आपने अपने यूजर्स को सही तरह से समझा देना, ठीक हो गया। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट यही है। हर एक चीज को, डॉक्यूमेंट की हर एक चीज को आपने बहुत ईज तरीके से जो है ना रिप्रेजेंट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या कहता है कि व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट इज। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, प्रमोट टू योर राइट, व्हाट इज योर पर्पस, whose preceded work has influenced your, what is the organizational and intellectual context of your problem, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस को माइंड में रख के आपने कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी को जो है ना रिप्रेजेंट करना है। ओके हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं हम कंसाइजनेस पे। कंसाइजनेस पे है व्हाट इज कंसाइजनेस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। कंसाइजनेस क्या होती है जी, कंसाइजनेस ये होती है कि आपने जो अपना टेक्निकल फील्ड है ना उसको एक स्पेशल वैल्यू देनी होती है, ठीक है ना। तो राइटर्स क्या करते हैं इसमें, कोई भी आपको पता होगा कि वीडियो में हमें ये कहा जाता है कि जब भी हम कोई वो लिखते हैं ना जीडीबी या फिर असाइनमेंट, तो हमें कहा जाता है कि आपका आंसर कंसाइज, ठीक है, और क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया जी। और कंसाइज का क्या मतलब होता है कि आपने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड ही बात करनी है, इररिलेवेंट बात नहीं करनी। अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया है तो आपने उसको ही लेकर बात करनी है, उससे बाहर नहीं जाना या उसके अलावा कोई बात नहीं करनी। तो बिल्कुल सेम एज इट इज, यही मतलब यहाँ भी कंसाइजनेस का है, ठीक है। आपने अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट ही बात करनी है, वो सारी चीजें ही इन्वॉल्व करनी है जो आपके टॉपिक के रिलेटेड है। इसके अलावा आपने इररिलेवेंट बात नहीं करनी, इररिलेवेंट चीज ऐड नहीं करनी, ठीक हो गया जी। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट साइज का मीनिंग था। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, व्हाट इज कहेरेंस। कहेरेंस का मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपने एक ऐसा पैथ बनाना है जो आसानी से हर एक चीज को एक दूसरे से रिलेट कर रहा हो, ठीक है ना। कोहेरेंस इज द क्वालिटी ऑफ हैंगिंग टुगेदर, ठीक हो गया जी, आसानी से समझ आ रहा है आपको, इसको तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। ऑफ प्रोवाइडिंग द रीडर एन इजीली फॉलोड पाथ, ऐसा वे जो आसानी से, बहुत आसानी से वो रीडर फॉलो करे और उसको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ओके हो गया जी। उसके बाद ये जो हाइलाइट्स हैं इनको भी आप देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं फाइनली पैराग्राफ डेवलपमेंट पे। स्ट्रेटजीज टू डेवलप कोहेरेंट पैराग्राफ। एक पैराग्राफ को कोहेरेंट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इवन 5 नंबर का। उसमें थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी आपको देनी आ जाए तो वो भी है, लेकिन अगर ओनली नेम्स भी पूछे तो आपको नेम मेंशन करने पड़ जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इनोमरेशन, उसके बाद है एग्जाम्पलिफिकेशन, उसके बाद है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, एनालिसिस, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, चाहे तो आप अभी भी याद कर सकते हो,
लेक्चर के ड्यूरिंग ही आपको अगर याद करना हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ें हैं और इनको और आसान करने की कोशिश मैं कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत जो है आसानी से समझ में आ रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ में कोई गड़बड़ लग रही है, आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आई, तो आप क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करूँगी। ओके हो गया जी? तो अब हम बारी-बारी जो है ना इन पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्या आया, ये क्या है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमसे ये पूछ लेता है कि आप इनॉमिनेशन और एग्जाम्पलिफिकेशन बताएं क्या होती है, या इसकी कोई एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है? मुझे इसी वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आया था, मैं भी वो भी शेयर करती हूँ अभी आपके साथ, और आप यकीन करेंगे वो 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है? उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड ऐड करने थे और बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, ठीक है? बहुत ईजी चीज़ें होती हैं, बस हमने ना थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। ओके हो गया जी? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इनॉमिनेशन पे। इनॉमिनेशन आपको पता होगा न्यूमेरिकल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? यानी जस्ट लाइक अगर आपने किसी चीज़ को एटमाइज़ करना है ना, तो उसको आपने न्यूमेरिकली करना है, ठीक है? तो इसकी थोड़ी-सी बस चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें, फिर उसके बाद एक दफ़ा अगर आप पढ़ लें तो आपकी वर्डिंग को, आपको जो पैरा इसको डेफिनिशन को रिप्रेज़ेंट करने का तरीका ना वो आ जाता है, ठीक है? या तो फिर थोड़ी-सी अपनी इंग्लिश एनहांस कर लें, ताकि आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको एक अच्छे वे में बयान करना आना चाहिए, ठीक है? तो फिर आप आसानी से ये काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। तो ये देखें जी, यूज enumeration in paragraphs when you want to atomize or list a set of topics or a series of some kind। ठीक हो गया जी? Enumeration is a powerful way to establish a series of observation and to emphasize each element। Enumeration is a powerful way to establish, ठीक है, a series of observation and to emphasize each element। ये जो है आपका MCQs भी बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है? अब इतनी क्लियरली डीपली चीज़ें बता रही हूँ, तो अब तो आपको करना ही चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है? तो उसमें उन्होंने एनुमरेशन बता दी हुई है। देखिए ऊपर वाली एग्जांपल में उन्होंने नहीं बताई हुई थी कि मेजरमेंट क्या है, लेकिन नीचे वाले में वो बता रहे हैं कि इफ़ योर कोलेस्ट्रॉल इज बिटवीन 200 एंड 239 mgdl हैव अ सेकंड टेस्ट परफॉर्म एंड एवरेज द रिजल्ट्स, ठीक है? ऊपर उन्होंने ये बताई नहीं हुई जो है ना इनोमिनेशन, ठीक है? नीचे उन्होंने बताई हुई ये एक वीक वेरिएंट है और एक ना एनहांस वेरिएंट, इम्प्रूव वेरिएंट है, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए इसको पढ़ ले, क्योंकि एज इट इज यहीं से पैराग्राफ आ जाते हैं, और फिर जब हम वापस आके देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये क्यों नहीं पढ़ा था, पढ़ लेना चाहिए था। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक एक बार जरूर इसको खुद भी अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट की बात होती है तो वो तो आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस लेक्चर को देखने के बाद तो मुझे 100% मतलब उम्मीद है कि आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, और अगर आपको लगे ऐसा तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके हो गया जी? तो बाकी एक दफा पढ़ने की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जब आप अपने तौर पे जिस तरह अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपना तरीकाकार होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, फिर उनको पिक करने का। तो जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे ना, ये बस ओनली ऑन आपको पता होगा ये फलां चीज़ फलां है, फलां फलां है, लेक्चर तो देखा था, सुना था, तो ये हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी। ओके हो गया जी? तो आई सजेस्ट कि आप लोग इसको पढ़ें खुद भी, ताकि आपको मोर क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं हम एग्जाम्पलिफिकेशन पे। तो एग्जाम्पलिफिकेशन क्या होती है, जिसमें आप किसी चीज़ को बताते होते हैं ना, तो उसमें कोई एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमें, जैसे देखें मैंने अभी किया ना कि फॉर एग्जाम्पल अब मुझे आपको कोई चीज़ समझानी है, आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही, तो जाहिर है मैं कोई एग्जाम्पल ही दूंगी ना, तो एग्जाम्पल दूंगी तो 100 नहीं 1000% श्योर मैं कि आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यही चीज़ होती है एग्जाम्पलिफिकेशन, ठीक हो गया जी? एग्जाम्पलिफिकेशन रेफर्स टू द यूजर ऑफ एंड स्टेट्स आर एग्जाम्पल्स टू ब्लास्टर्स योर आर्गुमेंट और वट एवर यू आर राइटिंग अबाउट, ठीक है ना? कहता है कि आपने अपनी जितनी भी कहानियां वगैरह ये वो सब कुछ है ना, इनको यूज करके जो चीज आप देते हो ना किसी अगले बंदे को, आर्गुमेंट करते हो ये चीज इस तरह से है, ये इसके मतलब ऐसी होती है, तो वो फिर ज्यादा अच्छे से समझ आती है। अब ये जो नीचे जो फॉलोइंग उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है ना, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, ठीक है ना? अब आपको भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, तो मैं आपको उसका ना एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि उन्होंने विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताया हुआ है, अगर ये आपकी मतलब टाइप में ऐड हो जाए तो कितने अच्छे होते हैं। और फिर उन्होंने बताया हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि जो ये होते हैं ना विटामिन सी, ये फ्रूट ड्रिंक्स में होता है, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम ऑरेंज ऑरेंज जूस एंड आयोडीन 2 टेबल साल्स, ये जो है ना इन इनमें विटामिन सी होता है। फिर उसके बाद उन्होंने विटामिन डी का भी बताया हुआ है, विटामिन बी का भी बताया हुआ है, किस किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, ठीक है?
तो ऐसे तो हमें पता नहीं चलता ना कि भाई कौन सी चीज में कौन सी चीज खाएंगे तो फलां विटामिन मिलेगा, कौन सी खाएंगे तो फलां मिलेगा। फिर उन्होंने एग्जांपल्स के तौर पे बताया हुआ है कि अगर आप ये वाला यूज करेंगे तो उससे ये वाला वो क्या कहते हैं विटामिन आपको मिलेगा, और अगर मिल्क और दूसरी चीजें तो फिर ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपको खुद भी इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। ओके हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट पे। तो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का क्या मतलब होता है कि आपने कोई भी दो चीजें उनमें वो करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन भी है, वो हम पढ़ लेते हैं, शायद ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। use comparison and contrast to develop a topic by examining its similarities and dissimilarities, ठीक है। to another thing process or state, ठीक है ना। किसी भी चीज को आपको उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज बताने के लिए कंपैरिजन यूज करते हो आप लोग, ठीक है ना। कंपैरिजन वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये नीचे दी हुई है कोएक्सियल वर्सेस फाइबर ऑप्टिक केबल, सॉरी केबल। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और मैं बार बार कह रही हूँ कि इस लेक्चर का एक भी वर्ड ना छोड़िएगा। हो सकता है आपको ये एज इट इज ही वो उठा के दे दें, पैराग्राफ को एक्सेल वर्सेस फाइबर ऑप्टिक केबल, और फिर आपको कहेंगे बताएं इनमें कंपैरिजन कहाँ कहाँ पे है। या फिर आपको पूछ सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ हमने दिया है आप बताएं कि ये किससे रिलेटेड है। तो फिर अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको पता होगा कि ये तो कंपैरिजन है दो चीजों के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, मैं आपको थोड़ी सी और ईज करके दिखा देती हूँ। अगर वो कैजल वर्सेस फाइबर ऑप्टिक नहीं देता, ठीक है, और आपको ऐसे ही ना नीचे ये वाला जो यहाँ से फारा नंबर से लेके ना नीचे तक पैराग्राफ दे देता है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा बताएंगे ये इन दोनों चीजों में क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो फिर आप अगर आप उनमें पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको फौरन से याद ना आए कि भाई ये तो कंपैरिजन था तो एक्सेल और फाइबर ऑप्टिक के दरमियान, ठीक है। माइट बी पॉसिबल ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तो एक दफा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी हम, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, मैं भी थक गई हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं जी यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं होगा बुक में तो इतना ज्यादा इसके बारे में दिया भी नहीं हुआ, लेकिन इसको मैंने ना थोड़ा सा आपके लिए आसानी के लिए मैंने इसमें वो डेफिनेशन वगैरह और ये वो चीजें इंक्लूड कर दी हैं। और एक लिंक भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूं, तो वहां पे जाके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ओके हो गया जी। यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो वो कहता है कि आपने जो अपना डॉक्यूमेंट है ना, ये सारी चीजें हमने क्यों पढ़ी हैं, इसीलिए पढ़ी हैं कि जब हमने अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है ना तो उसमें ये चीजें इन्वॉल्व करनी है, ठीक है। तो कहता है आपने ये भी चीजें यूज करनी है, ट्रांजिशनल वर्ड्स होने चाहिए, फ्रेजेस होने चाहिए टू क्लेरिफाई एंड स्मूथ द मूवमेंट फ्रॉम आइडिया टू आइडिया, ठीक है। आप जब एक आइडिया से, एक सेंटेंस से, एक पैराग्राफ से दूसरे पे जाओ तो स्मूथली जाओ, आराम से मूवमेंट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चीज हो रही है तो आप फौरन से ही अगली चीज ले आओ, ठीक हो गया जी। मतलब हर एक चीज को आपस में रिलेशन जो है ना रखना है। ट्रांजिशनल वर्ड्स का मतलब ये वर्ड्स और फ्रेजेस यूज इसलिए होते हैं कि एक चीज को दूसरी की चीज के साथ आपने कनेक्ट करना है। तो ये मैं आपको यहाँ मैंने ऐड किया था, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, transitional words and phrases also called linking or connecting words, okay, are used to link together different ideas in your text, ठीक है। मतलब कि जितने भी आइडियाज होते हैं उनको लिंक करवाने के लिए ये चीज यूज की जाती है। ओके हो गया जी। दे हेल्प द रीडर टू फॉलो योर आर्गुमेंट्स बाय एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेंटेंसेस आर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जिसको अच्छे अच्छे से समझ आ रही है ना, तो वो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे एक दफा ना कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले जो मैं इतनी देर मतलब बैठी हूँ, मैंने समझाया है, आपको समझ आई है या नहीं है, ठीक है हो गया जी। तो उसके बाद मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी ऐड कर दिए ताकि ये आपको ना नेक्स्ट अपने एग्जाम्स के लिए भी इजी हो जाएगा और वैसे भी समझने के लिए भी आसानी। ये सारी जो एग्जाम्पल है ना, and in addition to furthermore moreover besides than to also both and another equally important first second again as well as likewise similar in contrast for example, ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एक वर्ड है ना वो भी ट्रांजिशनल वर्ड की एग्जाम्पल है। ओके हो गया जी। तो ये थी सारी चीजें। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी वो ये थी कि मुझे मेरे पेपर में जब मैंने ये पढ़ी थी, बड़ा था सब्जेक्ट, तो मुझे मेरे पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था। सही से तो मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि ये तीनों वर्ड ही थे जिनको
पैराग्राफ में फिल करना था, और ये मेरे ख्याल से 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन था। अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि इस किस्म का कोई क्वेश्चन आया था तो उसमें ये तीनों वर्ड्स भी दिए हुए थे, ठीक है? ये पैरा भी दिया हुआ था, जस्ट लाइक इसी तरह का था, या आई थिंक सो यही था। वो भी दिया हुआ था, पैरा भी दिया हुआ था। ये समझ लें कि ये जो तीनों वर्ड्स है ना, ये यहाँ से उन्होंने गायब किए हुए थे, और ये तीनों वर्ड्स दिए हुए थे। अब ये हमने इनको ना सही जगह पे बस मेंशन करना था। ठीक हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इस चीज़ के लिए कि ये इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक हो गया? तो ये वीक वेरिएंट है, माइट बी पॉसिबल वो आपको ये दे दें और फिर कहें कि इसको इम्प्रूव करें, या फिर ये दे के कहें कि ये तीनों वर्ड्स ऐड करें। ठीक हो गया? तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। होपफुली मुझे 100% से ज़्यादा थोड़ी थोड़ी उम्मीद लग रही है कि आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो वो आप ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके हो गया जी? होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद भी बहुत है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।